Okay. PSS 3 limits. ओके, PSS 3 लिमिट्स में पहले शुरू करेंगे हम लोग कहीं ना कहीं जो आज हमने एकदम नया नया ताजा ताजा पढ़ा है उससे शुरुआत करेंगे। क्या चीज ताजी ताजी पढ़ी है भाई? हमने सैंडविच थ्योरम ताजा ताजा पढ़ा है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम के इवन दो कुछ क्वेश्चंस हैं कहाँ पर हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे मॉड्यूल में भी, वो थोड़े इजी लेवल के हैं। ठीक है, तो वो तो करना ही है, पर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं सैंडविच थ्योरम के। तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी। तुमको कभी कभी प्रोफाइल देख के पता चल जाएगा निशा, आपको प्रोफाइल देख के पता चल जाएगा, अच्छा इसमें सैंडविच थ्योरम ही लग रहा है। ठीक है, सैंडविच ही करना है इसको। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस साइन, ये साइन लिखा हुआ है, 2 प्लस साइन स्क्वायर्ड एक्स, 2 प्लस साइन स्क्वायर्ड एक्स, 2 प्लस साइन स्क्वायर्ड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100। ठीक है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100। ओके, एक्स प्लस 100। ठीक है, तो शुरुआत तो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमने सुबह देखा था। ठीक है, वो साइन स्क्वायर एक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है, वो ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू अगर हम पता कर ले तो बाकी जितना भी प्रोफाइल है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए अभी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई कर रही हैं या कहां से कहां तक लाई करती हैं। ठीक है, जनरली एक्स की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसी को प्रोफाइल लेकर के साइन स्क्वायर एक्स को या साइन ऑफ एक्स को प्रोफाइल लेकर के सारी की सारी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करती है, 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करती है। ठीक है, पर यहां पर साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ऑफकोर्स यहां पर साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहां पर है 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, तो पहले तो थ्रू आउट 2 ऐड कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थ्रू आउट मैंने 2 ऐड कर दिया तो ये बन गया, ये लाई करेगा 2 से लेकर के 3 के बीच में। पर ये भी नहीं है, इसको मैंने एक पॉजिटिव नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, एक पॉजिटिव नंबर जो कि है एक्स स्क्वायर, उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर वो पॉजिटिव नंबर कुछ भी हुआ, हाँ ठीक है, अभी तो वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ऐसे भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस पॉजिटिव नंबर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया गया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। पर ये वाली प्रोफाइल भी नहीं थी, इससे भी कुछ अलग प्रोफाइल है भाई हमारे पास। तो जो इससे अलग प्रोफाइल है उसमें x प्लस 100 से डिवाइड करना है थ्रू आउट, तो थ्रू आउट एक्स प्लस 100 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100, और यहां पर भी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100, और फिर वो प्रोफाइल जो क्रिएट करनी थी वो यहां पर क्रिएट हो गई, x प्लस 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100, इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर से लेकर के 3x स्क्वायर के बीच में लाई कर रही है। अब इसमें हम दे देते हैं लिमिट, यहां पर आएगी लिमिट और x बोलेगा कि वो इंफिनिटी को जा रहा है। अगर x इंफिनिटी को जा रहा है तो बीच वाले के बारे में अब नहीं सोचेंगे भाई, वो सैंडविच होता हुआ दिख रहा है दो फंक्शंस के या दो वैल्यूज के बीच में, और ये दोनों ही वैल्यूज किधर भाग रही हैं? इंफिनिटी पे भाग रही हैं, क्योंकि एक एक्स से एक एक्स इवन तो आप कैंसिल कर भी लोगे, एक एक्स को नहीं बचा पाओगे भाई। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज इंफिनिटी को भाग रही हैं, मतलब साइन ऑफ ये अंदर वाला जो फंक्शन है ये इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, मतलब एक्चुअली इस फंक्शन की वैल्यू भी इंफिनिटी ही है इस लिमिट पर, इस फंक्शन की वैल्यू भी इंफिनिटी है। ठीक है, तो बस ये आउटपुट आ जाएगा, इंफिनिटी है। ठीक है, ये इंट्यूजन हो रहा है, इंफिनिटी तक कोई पहुंचता नहीं है, कोई पहुंचा नहीं है, पर हाँ ये इंट्यूजन हो रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू देने वाला है जो लगभग इंफिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, तो ये तो जैसा हमने सुबह क्वेश्चंस किए थे उस तरह के क्वेश्चंस थे। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं सैंडविच थ्योरम में, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अब देखो जो अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस एकदम प्योरली जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड जेईई मेंस में। ठीक है,
क्वेश्चन है लिमिट, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके फाइन, नॉट x, इसको n ले लो, लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके। अब यहां पर एक सीरीज गिवन है, देखो वो सीरीज क्या है, यहां पर सीरीज है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड प्लस 2, ठीक है, प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस अप टू, प्लस लास्ट टर्म इज n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड प्लस 1 प्लस n, ठीक है। हाँ भाई, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? इसका आउटपुट या इसके आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकलेगा इसका आउटपुट? वो वाली चीज जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, यहाँ पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है, देखो एक इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन करते हैं, आपको ये पता है कि यहाँ पर लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाली है, ये तो सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। अब आपको प्रॉब्लम किस चीज से हो रही है कि आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हो थ्रू आउट, ठीक है, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसलिए आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हो। जहां पर हम लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वहां पर हम यूजुअली एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम नहीं ले पा रहे, ये प्रॉब्लम है, एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये पूरा अंदर वाला मसाला है, इसको मैं किसी दो वैल्यूज, दो फंक्शंस के बीच में लाई कराऊंगा, दो फंक्शंस के बीच में लाई करूंगा, ठीक है। कैसे दो फंक्शंस के बीच में लाई कराऊंगा? देखो ये वाला जो n है और ये वाला n स्क्वायर तो हमेशा कांस्टेंट है, तो जो इतने सारे नंबर्स का, अलग अलग नंबर्स का मैंने सम किया, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है? देखो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, ये 1 2 3 से लेकर के n तक, ये वैल्यूज अगर अपनी मिनिमम वैल्यू ले लें एक बार और अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लें, तो उसी के बीच में इस पूरे फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। फिर से सुनो, ये वाला जो येलो वाला नंबर है, येलो वाले नंबर पे चेंजेस करते हैं। येलो वाले नंबर पे अगर सबसे जो छोटी वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है 1, और येलो वाले नंबर पे सबसे बड़ी जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है n, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू n1 आ सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू n आ सकती है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्यों ना इंस्टीड ऑफ राइटिंग देयर, ये जैसे यहां पर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस r का जो टर्म है, जो जनरल टर्म है n स्क्वायर प्लस n प्लस r का टर्म है, उसमें हर एक टर्म के लिए मैं r की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 रख दूंगा। सब जगह पर अगर 1 1 रख दूंगा तो हमेशा वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी इस पूरे सीरीज के सम की, ठीक है। नहीं, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इनफैक्ट डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में जब सबसे छोटी वैल्यू रखोगे तो वो पूरे सीरीज की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी पूरे सीरीज की सबसे मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हर एक, देखो एक्चुअली जो इसका जनरल टर्म बनने वाला है वो बनने वाला है n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस r, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं एकदम पक्का हो जाए कि उससे तो बड़ा ही है, और इतना भी एकदम गारंटीड हो जाए कि उससे तो छोटा ही है, ठीक है, उससे तो छोटा ही है, पक्का ऐसा एकदम फाइनल हो जाए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इसी r की जगह सारे के सारे टर्म्स में, जहां पर 1 है, जहां पर 2 है, जहां पर 3 है, हर जगह उस 2 को, उस 3 को, उस n को रिप्लेस करने वाला हूं 1 से, ठीक है। उस 2 3 4 5 6 उसको रिप्लेस करने वाला हूं 1 से, और अगर हर एक टर्म को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो मुझे मैक्सिमा मिलने लग जाएगा, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलने लग जाएगी, ठीक है। और अगर हर एक टर्म को हम रिप्लेस कर दें n से, तो इस पूरे सीरीज का, मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम बोलोगे सर उसके बराबर तो नहीं यार, बराबर नहीं, मैं बोल रहा हूं कि उसका सबसे मिनिमम वैल्यू, पूरे सीरीज की जो मिनिमम वैल्यू, पक्का वो उससे तो ज्यादा बड़ा होगा ही। ये जो सीरीज आ रही है वो सीरीज इस सीरीज से बड़ी होगी। कौन सी सीरीज से बड़ी होगी भाई? रख के देखते हैं भाई, इस वाली सीरीज से। लिमिट क्या, पहले हम सीरीज लिख लेते हैं इस वाली सीरीज से, n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस अप टू प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। ये वाली सीरीज से बड़ा होगा, ये वाली सीरीज से तो जरूर पक्का से बड़ा होगा, क्योंकि हर एक टर्म को जब आप रिप्लेस कर दोगे ना n से, मतलब आप हर एक इंडिविजुअल टर्म की मिनिमम वैल्यू ले रहे हो। जब 1 रखते तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आती है, आप हर एक टर्म की मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, हर एक टर्म की मिनिमम वैल्यू ले रहे हो। और जब मैं हर एक टर्म की मैक्सिमम वैल्यू लूंगा
तो इस पूरी सीरीज, इस पूरा मसाला जो ऊपर में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू अगर मैं हर एक टर्म में, हर एक टर्म की मैक्सिमम वैल्यू ले लूं, तो हर एक टर्म को जब ऐड करोगे तो जो पूरी सीरीज की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उससे तो इस सीरीज की वैल्यू छोटी ही होगी, ठीक है। तो हर एक टर्म की हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे ले भाई, उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से। अच्छा भाई, तो n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन, और ये वाली चीज भी चलेगी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 तक, प्लस 1 तक, ठीक है। तो जो मेरी सीरीज है वो हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। हमारी जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज थी, हमारी सीरीज थी कुछ ऐसी, हमारी सीरीज थी n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 और ऐसा सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो दिस सीरीज इज ऑलवेज greater than this series and is always यहां पर लिख लें, कहां पर लिखूं मैं, इसमें स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं छोटा सा, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू दिस सीरीज, इस सीरीज से बड़ी है, ऊपर वाली सीरीज से बड़ी है और नीचे वाली सीरीज से छोटी है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, अच्छा भाई हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, तो अब हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं भाई। लिमिट अप्लाई बीच वाले में नहीं करते, इसको लिमिट नहीं देंगे, सैंडविच करना है इसको, सैंडविच ही अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। और आप ये चीज दिमाग में डाल लो कि अगर आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हो और अगर आप लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो कोई तो तीसरा मेथड है जिससे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और वो तीसरा मेथड हमेशा ऐसे केसेस में सैंडविच थ्योरम ही होता है, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, एक्चुअली जो पहली वाली सीरीज है, जब हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट्स अप्लाई कर दी, तो ऐसा आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर वाला n टाइम्स n आने वाला है, मतलब ऊपर वाला n स्क्वायर आने वाला है और नीचे वाला n स्क्वायर प्लस n आने वाला है, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और इस वाले जो प्रोफाइल है ना, इसका मैं कुछ नाम रख देता हूं, मान लेते हैं ये पूरा है f ऑफ n, ये वाला पूरा है f ऑफ n, इसको मैं नाम दे देता हूं f ऑफ n। तो ये जो बीच में मैंने लिखा था ये f ऑफ n ही है, ठीक है, ये ब्लू वाला f ऑफ n ही लिखा है, बस बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n व्हेन विद द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ n, और ये भी छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए भाई, ये छोटा होना चाहिए n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 से। अब तुमको लॉ ऑफ लव लगेगा भाई। लॉ ऑफ लव क्या बोलता है भैया, कि ऊपर वाला, अरे चमक तो रहा होगा यहां पर, हाँ यहां पर जो कोफिशिएंट है, आई गेस मैंने सही किया है, सेकंड रीचेक करने दो, तो n टाइम्स n था ना, और 1 2 3 की जगह पर सब जगह पर n रख दिया, ठीक है, इससे तो बड़ा ही होगा, और 1 2 3 सबकी जगह पर 1 रख दिया, इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ n है, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ n है यहाँ पर, वो है n स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी है n स्क्वायर, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, आप n स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये आप इसमें भी n स्क्वायर कॉमन लोगे, इसमें भी n स्क्वायर कॉमन लोगे, या फिर जो शॉर्टकट बताया है कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली वो हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे ऊपर नीचे डिवाइड कर दो भाई, तो यहां पर भी 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई यस आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आने लग गया, बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा पकड़ना है कि बाकी जो थ्योरम्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो हाँ भाई ये सैंडविच हो गया 1 से लेके 1 की वैल्यू के बीच में, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो आसानी है, सैंडविच थ्योरम आसानी है, पर एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग लगने लग जाता है, क्योंकि आप इतने बड़े लिमिट चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसके बाद कैलकुलस के और बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और थोड़ा सा और कैलकुलस का पार्ट है, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीजें। फिर आपको मैं लिमिट का एक क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप सोचोगे ये लिमिट का क्वेश्चन 0.0 का फॉर्म नहीं दिख रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं दिख रहा है, रैशनलाइजेशन नहीं दिख रहा है, इन्फिनिटी में कॉमन लेके नहीं दिख रहा है, तो कैसे होगा, तो उस दिन याद नहीं आता है, जब एग्जाम में डायरेक्टली दे दिया जाता है तो उस दिन याद नहीं होता। अभी तो क्योंकि हम हम थ्योरम बाय थ्योरम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी से चमक जा रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमने कर दिया, अब एक क्वेश्चन आप करो, ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन अब आप करो, ठीक है। तो जो सर नेक्स्ट क्वेश्चन यस है,
हाँ हाँ हाँ। प्रीवियस क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में अगर n बाय n कॉमन लेते सभी टर्म्स से तो क्या होता? कहाँ पर? यही वाले क्वेश्चन में? यस सर। हाँ, जीरो वाले। पता है ना बेटा, जब ये n इंफिनिटी को टेंड करने लग जाता है ना, तो आप कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते हो। आप उसे जब आप स्प्लिट करने जाओगे, आप n बाय n कॉमन लेने जाओगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि सर स्प्लिट कर रहे हैं, हम उसको इंडिविजुअली स्प्लिट कर रहे हैं। जब फाइनाइट नंबर तक n टेंड करेगा तभी आप स्प्लिट कर सकते हो। और दूसरा केस, अगर फाइनाइट नंबर तक n टेंड कर रहा है और आप उसको स्प्लिट, सॉरी इंफिनिटी तक टेंड कर रहा है, आप उसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एलसीएम ले सकते हो। यहां पर प्रॉब्लम केवल एलसीएम की हो रही है, यहां पर हम एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। और एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, यूज करना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम, ठीक है। दो वैल्यूज के यस बीच में सैंडविच हो जा रहा है। चलो ठीक है। किसी और को कोई डाउट? भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, किसी और को कोई डाउट एक बार देख लो ध्यान से, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, तुरंत होगा एग्जाम में। अरे ये जो मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ ना, ये तुम लोग तुरंत पकड़ लोगे। हर जगह एन है, अच्छा ऊपर एन स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर बनाने वाला आंसर, ये तुरंत पकड़ लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, जितना जितना थ्योरम का नाम बड़ा है, जितने दर्शन तो छोटे ही हैं, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ट्राई करो। लिमिट यहां पर है एन की वैल्यू इंफिनिटी को टेंड कर रही है, और समेशन है r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। आप पकड़ लोगे यहां पर पकड़ लिया, जैसे ही मैंने ये दिया, r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस r, ठीक है। अब इसके बारे में सोचना है, ऊपर वाले आर के बारे में भी सोचना है और नीचे वाले आर के बारे में भी सोचना है। थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा दौड़ाओ दिमाग। ये 10th स्टूडेंट कौन ऐड हुआ है सेकंड में इसको, ठीक है। ओके ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। जब हम शायद ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, जब मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, ठीक है। सो फाइन, मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। b अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन ए दे देगा, b अपॉन ए। और इधर क्या मिल जाएगा? इधर अब मिल जाएगा b अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए, b अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो ऐसा कुछ लिखेंगे कि अब b अपॉन ए इज लेस देन इक्वल्स टू x अपॉन ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b अपॉन x, ओके, एंड इज लेस देन b अपॉन ए माइनस x अपॉन ए, p अपॉन ए माइनस x अपॉन ए। बस सेम चीज है, लेस देन जीरो है तो इनइक्वालिटी पलट करके लिख दिया मैंने, ठीक है। जिस तरफ इक्वालिटी है वो वाले इक्वालिटी वाला साइड चला गया, जिस तरफ इक्वालिटी है वो वाला साइड इक्वालिटी वाले साइड चला गया, बस। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे ना सुध्यान, यहां पर जब आप लिमिट दोगे x टेंड्स टू जीरो, या यहां पर जब आप लिमिट दोगे x टेंड्स टू जीरो, तो आपको कौन सी चीज नहीं दिखने वाली है? ये x अपॉन ए वाला फॉर्म, ये x अपॉन ए वाला फॉर्म नहीं दिखने वाला है। ये तो वो वैल्यू है जिसकी x टेंड्स टू जीरो पर लिमिट चाहिए, ये तो वो वैल्यू है जिसकी x टेंड्स टू जीरो पर लिमिट चाहिए, तो इसको नहीं देखेंगे, ये वाला फॉर्म नहीं दिखने वाला है। मतलब जो बीच वाला फंक्शन है वो b अपॉन ए से लेके b अपॉन ए के बीच में है। मतलब जो बीच वाला फंक्शन है वो खुद ही b अपॉन ए के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ चाहे राइट हैंड साइड से आओ, जो बीच में लिखा हुआ फंक्शन है वो लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर खुद ही आउटपुट दे रहा है b अपॉन ए, खुद ही आउटपुट दे रहा है b अपॉन ए, सैंडविच हो गया दोनों वैल्यूज के बीच। तो यहां से जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा b अपॉन ए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है? मैंने आपको सुबह बताया था ये वाली चीज, f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू g ऑफ x एंड इज लेस देन और इक्वल्स टू h ऑफ x, ऐसा कुछ, या h ऑफ x और f ऑफ x में कुछ उल्टा था। तो हमने दोनों जगह पर इक्वालिटी कंसिडर की थी, जरूरी नहीं है, दोनों जगह पर इक्वालिटी जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो b अपॉन ए से b अपॉन ए के बीच में आ जा रहा है तो इससे छोटा है या इससे छोटा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों बराबर होने वाले हैं अगर बीच वाली वैल्यू को इन दोनों के इक्वल करना है तो, ठीक है। तो ये इक्वालिटी सुबह मैंने बताई थी, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो इक्वालिटी। आपको उनकी वैल्यू g ऑफ x हमेशा f ऑफ x से बड़ा होना चाहिए और h ऑफ x से छोटा होना चाहिए, ये वाली चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देखो तो एक जगह पर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर इक्वालिटी है और यहाँ पर इक्वालिटी है, पर दूसरे तरफ में इक्वालिटी नहीं है। तो इक्वालिटी का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ जा रही है, वो खुद ही सैंडविच हो जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज सीखने को मिली यहाँ से, छोटी सी चीज सीखने को मिली भाई यहाँ से, ठीक है। ओके, एक बार जल्दी से पिछला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया भाई? ये वाला क्वेश्चन यस एक बार जल्दी से पिछला यस वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ओके।
सो समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर के n, जब n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ऐसे हमने एक्सपेंड किया n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n। तो मुझे ये पता है कि मुझे न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं, न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, केवल डिनोमिनेटर में छेड़छाड़ करनी है। और डिनोमिनेटर को ऐसा चेंज करना है कि आप आसानी से एलसीएम ले पाओ। हाँ, क्यों एलसीएम लेना है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लिमिट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। आज ही हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 37 हमारे टीपीपी का, ठीक है, वो प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली यहां पर अप्लाई हो जा रही है। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो डिनोमिनेटर है एक बार उसको सबसे मिनिमम वैल्यू दे करके सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर दूंगा, और डिनोमिनेटर में एक बार उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे करके सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर दूंगा। तो डिनोमिनेटर में अभी मेरे पास है, अभी के लिए मेरे पास है जो सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, जब तो मुझे n रखना पड़ेगा। जो चीज चेंज हो रही है उसमें n चेंज नहीं हो रहा है, जो r है वो चेंज हो रहा है डिनोमिनेटर का। तो एक बार n रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे। n रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, 1 रखेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमेशा लाई कर रही हैं, ये वैल्यूज हमेशा लाई कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है हमारी वैल्यू f ऑफ n, जिसको जहां पर f ऑफ n मैंने इस वाली चीज को बोला, ये वाले पूरे प्रोफाइल को बोला, ठीक है। फिर बस ठीक है, हमने न्यूमरेटर चेंज नहीं किया, ये क्रिटिकल पॉइंट है। न्यूमरेटर को ऐड किया, n प्लस 1/2 आ गया, आरएचएस में भी n प्लस 1/2 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में जो n स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर ऑफ n का जो कोफिशिएंट है ऊपर नीचे, वो वाले कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लिया, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी समझा दिया भाई। बॉक्स ऑफ x की वैल्यू हमेशा लाई करती है x माइनस 1 से लेकर के x के बीच में, इंक्लूडिंग x एक्सक्लूडिंग x माइनस 1, ठीक है। बहुत क्रिटिकल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉक्स ऑफ x? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉक्स ऑफ x? मोस्टली केवल आपको सैंडविच थ्योरम में यूज होगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ x खुद काम का फंक्शन बन जाता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ और अलजेब्रिक फंक्शंस के साथ जब आने लग जाता है। तो हाँ भाई, तो हाँ, ये वाली डेफिनेशन यहाँ पर कॉपी की और उसके बाद थ्रू आउट x अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने a को पॉजिटिव ले लिया था, आप जब a को नेगेटिव लोगे तो एक और सेट आ जाएगा, फिर से वहां पर b अपॉन a के बीच में लाई करने वाला है। तो हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले, जो काम की चीज थी वो हमने पढ़ ली इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं आगे भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सैंडविच थ्योरम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लिमिट्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इस यकीन मानो, इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में दिखते हैं तो बच्चे बिल्कुल साफ साफ छोड़ देते हैं, वो कभी ट्राई ही नहीं करते। जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन, इसकी लिमिट्स लोग हथियार डाल देते हैं, ठीक है। और डाला है, पिछले साल भी बच्चों ने डाला है, पर काफी आसान होता है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और अब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप में से सभी इस वाले पार्ट से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको सही ही करके आओ, ठीक है। तो इसी वाले पार्ट में शुरुआत करते हैं, ओके फाइन। हाँ, तो यहां पर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है लिमिट n tends to infinity square root of n square plus n plus 1 minus box of square root of n square plus n plus 1, box of square root of n square plus n plus 1। एक सेकेंड, हाँ भाई, अब देखो, जब भी बात होती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, आपको सबसे पहले इस लिमिट को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यू हैव टू फॉरगेट द लिमिट के बारे में भूल जाओगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लिमिट के बारे में भूल जाओ, लिमिट के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। अगर आप लिमिट के बारे में भूल जा रहे हो, बस इतना याद रखने वाले हो कि n एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, n एक बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। तो देखो इस स्क्वायर रूट का क्या होने वाला है, ठीक है। मोस्टली यही करना है, या तो 1 प्लस एच 1 माइनस एच के फॉर्म में जाएगा, या समथिंग प्लस एच समथिंग माइनस एच के फॉर्म में जाएगा। यहां पर आपको अगर इस वाले फंक्शन को आप ध्यान दो तो यहां से क्या बाहर आ सकता है, इस फंक्शन की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, सोचो तो जरा। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वैसा ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं, पहले उस फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर ले, सॉरी
x माइनस बॉक्स ऑफ x है, पहले उस बॉक्स ऑफ x को सॉल्व कर ले, उल्टा नहीं जाना है, फ्रैक्शनल पार्ट पे नहीं जाना है। फ्रैक्शनल पार्ट पे कब जाते हैं मैं बता देता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट पे तब जाते हैं जब डिनोमिनेटर में एक बहुत बड़ी वैल्यू हो, ठीक है, तब आप उस फ्रैक्शनल पार्ट को 1 + 1 + 1 लेकर के n बना देते हो और नीचे में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू से वो 0 पे चला जाता है। यहाँ डिनोमिनेटर ही नहीं है, अभी कोई डिनोमिनेटर नहीं है मेरे पास, ठीक है, केवल न्यूमरेटर में ये दोनों वैल्यूज हैं, केवल न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज हैं। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये जो इक्विवेलेंट इस बॉक्स के बाहर से जो वैल्यू आ रही है ना, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये बॉक्स के बाहर से जो वैल्यू, अरे हाँ एक और चीज, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये बॉक्स के बाहर से, ये बॉक्स के बाहर से जो वैल्यूज आ रही है ना, वो वैल्यू हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देने वाली है, वो हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देने वाली है, भले ही अंदर में स्क्वायर रूट है, आउटपुट इंटीग्रल वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे, और क्रिटिकल चीज है, अगर बॉक्स के अंदर स्क्वायर रूट है तो ये अप्रोच काम आ सकता है जब इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। कौन सा अप्रोच भाई? अगर मैंने n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये कैसा प्रोफाइल देगा? ये प्रोफाइल देगा 1 + 1/n+1/n², और इसके साथ एक बॉक्स भी लगा हुआ है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि n इंफिनिटी को टेंड नहीं कर रहा है, ऐसा बस सोच लो कि n बहुत बड़ा नंबर है, n कोई बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो ये वाली चीज तो बहुत छोटी सी चीज होने वाली है, ये वाली चीज भी बहुत छोटी चीज होने वाली है, ठीक है, मतलब 0 के अबाउट आएगा, 0 के अबाउट आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि n मल्टीप्लाइड बाय 1 + 0.00001 + 0.00001, ठीक है, तो n मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिवली स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही आ रहा है, और n को जब आप 1 के स्क्वायर रूट से थोड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट से, 1 के स्क्वायर रूट से एकदम थोड़ा सा बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट दे देंगे, तो वो आउटपुट में क्या देने लग जाएगा? n ही देने लग जाएगा। नहीं 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 नहीं, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 पॉइंट, मैं लिख देता हूं, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.0000001 किसी से, ठीक है, वो n पॉइंट समथिंग आएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी n। अच्छा हाँ वो चीज बोल रहे हो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, n को मल्टीप्लाई करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1.0000000 कुछ तो बनाने वाला है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ आने वाला है, और इसका स्क्वायर रूट भी यही आता है। तो जब आप n को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा वो n से जस्ट बड़ी वैल्यू देगा, जस्ट n से बड़ी वैल्यू देगा, और जब वो जस्ट n से बड़ी वैल्यू दे रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n ही आएगा। मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ रहा था आपसे कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n व्हेन लिमिट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी, केवल इतना सब क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर आई, एक चीज जो आयुष बोल रहा था कि सर हमें यहां पर पहले फ्रैक्शनल पार्ट यूज करना है, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट मोस्टली कब यूज करते हैं? जब हमारा डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमें ये चीज पता होती है कि हमारे फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो लाई करता है 0 से लेकर के 1 तक, 0 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग। तो जब ढेर सारे फ्रैक्शनल पार्ट्स हम न्यूमरेटर में ऐड भी कर देते हैं तो वो तो एक फाइनाइट वैल्यू देते हो रहते हैं, पर हमारा जो डिनोमिनेटर रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और इसलिए वो इफेक्टिवली 0 पे चले जाते हैं। यहां पर कोई डिनोमिनेटर था ही नहीं, कोई डिनोमिनेटर था ही नहीं, तो हमने क्या किया कि उस स्क्वायर रूट को ऐसा रीडिफाइन किया कि उससे जो बाहर इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, क्योंकि बॉक्स के बाहर हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, तो उस बॉक्स के बाहर से जो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है वो वैल्यू को हमने पकड़ लिया। अब इसके बाद की कहानी आपको अच्छे से पता है, इसके बाद की कहानी में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है, रैशनलाइजेशन कर देना है, बस खत्म हो गया है क्वेश्चन। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिया, रैशनलाइज कर दिया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों का पॉजिटिव साइन दे दो भाई, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस n, ठीक है, तो न्यूमरेटर में सब कैंसिल हो जाएंगे। अब आंसर क्या आ रहा है? जो सेम डिग्री है 1/2 आ जाएगा। देखो तो भाई नीचे में n की जो डिग्री है, इफेक्टिव डिग्री, इस n स्क्वायर को n मानो, इस n स्क्वायर को n मानो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ है, तो एक इसका कोफिशिएंट 1 और एक इस वाले n का कोफिशिएंट 1, और ऊपर में ये वाले n के पास भी कोफिशिएंट है 1, तो जो इफेक्टिव कोफिशिएंट्स हैं लॉ ऑफ लव के अकॉर्डिंग वो दे देंगे 1/2 आउटपुट, 1/2 आउटपुट, ठीक है। चलो भाई, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्क्वायर रूट फंक्शन में कुछ कुछ ऐसा किया जब हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे, अब वो फंक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे, वो फंक्शंस जहां डिनोमिनेटर आ जाते हैं, बहुत आसान आसान सी चीज है, आपको बस फंक्शन रीडिफाइन करना है कैसे, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तोते नहीं उड़ाएंगे भाई एग्जाम में, हथियार नहीं डालना इस तरह के क्वेश्चंस में भाई,
देख के लगेगा टफ है, देख के लगेगा टफ है। देखो लोगों को डर किस चीज से लगता है, लोगों को डर लगता है कि भाई कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसके, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दिया जाए तो लोगों के कांपने लग जाएंगे हाथ एग्जाम में, लेकिन आपके नहीं कांपेंगे भाई, क्योंकि लिमिट्स अच्छे से पढ़ लिया ना, लिमिट्स अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि x तो भाग रहा है जीरो के पास, x तो भाग रहा है जीरो के पास, ठीक है। उसके साथ गिवन है tangent of fractional part of x minus 1, ठीक है, multiplied by sin of fractional part of x divided by अच्छा divided by यहां पर है fractional part of x multiplied by fractional part of x minus 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट है मतलब कहीं ना कहीं यहीं पर छुपा हुआ है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी, और अगर यहीं पर छुपा हुआ है कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब मुझे इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा समथिंग प्लस h और समथिंग माइनस h के फॉर्म में, ठीक है, समथिंग प्लस h और समथिंग माइनस h के फॉर्म में, ठीक है। तो ओके भाई, ठीक है, चलो सर एक्चुअली वो साइन ऑफ x का कैंसिल हो सकता है ना, क्योंकि ओनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। हाँ, tan का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ठीक है, देखते हैं कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऋषिकेश जब वो नेगेटिव साइड में जाएगा तो कैंसिल हो रहा है क्या? नो सर। ओके ठीक है, नहीं हो रहा है कैंसिल, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा मैं और ऋषिकेश किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं यहां पर लिखूं लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्यों लिख रहा हूं, दो केसेस में लिखते हैं ये h टेंड्स टू 0 वाला फॉर्म। कौन कौन से केसेस में आता है भाई, आपने देख लिया, e रेज टू द पावर 1 अपॉन h या 1 अपॉन x वाले केस में आता था, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये वाले केसेस में आपको ये h टेंड्स टू 0 वाला फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं, स्टेप वाइज फंक्शन होता है, फ्लोर फंक्शन होता है, सीलिंग फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं ये फंक्शंस, ठीक है। तो यहां पर आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो रिडिफाइन करते हैं। अब मैं राइट हैंड लिमिट लिख रहा हूं, तो सुज्ञान थोड़ी हेल्प कर, तो मेरी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h माइनस 1 और साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाय 0 प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h और मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h? 0 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, सिंपली h होता है। हाँ, सिंपली h होता है, बिल्कुल सही, सिंपली h होता है। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 tangent of h minus 1 multiplied by sin of h divided by h multiplied by h minus 1, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर साइन ऑफ h को तो h खा जाएगा, ये साइन ऑफ h अपॉन h तो 1 को भाग जाएगा भाई, ये साइन ऑफ h अपॉन h तो 1 को भाग जाएगा पॉजिटिव साइड से भी, ठीक है। ये टेंजेंट ऑफ h माइनस 1, अब अगर आप h की वैल्यू 0 रख दोगे, तो ये क्या दे देगा आउटपुट, ये दे देगा आउटपुट माइनस tan 1, अच्छा प्लस आ जाएगा, प्लस ऑफ टेंजेंट ऑफ 1, ये कब आया, जब मैंने लिखा राइट हैंड लिमिट, जब मैंने लिखा राइट हैंड लिमिट तो आउटपुट आया टेंजेंट ऑफ 1, ठीक है, आउटपुट आया टेंजेंट ऑफ 1, ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग है, आउटपुट आ गया टेंजेंट ऑफ 1। और अब लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है सभी को कैसे रिडिफाइन किया? यस। ठीक है, अनीशा मुझे बता, अगर मैं किसी नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करूं, व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 0.7? वो 1 माइनस 0.7 लिखेंगे ना सर? हाँ, वो अपने जस्ट पहले वाले इंटीजर से कितना आगे आ चुका है, वो उस फंक्शन का नहीं, वो उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो अगर मैं बोलूं नेगेटिव में चले जा रहा हूं, अगर मैं सुज्ञान से पूछूं व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 3.4, तो सुज्ञान क्या बोलेगा कि माइनस ऑफ 4 से वो कितना आगे आ चुका है, 0.6 आगे आ चुका है, ठीक है। तो 1 माइनस, मतलब वो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से कितना आगे आ चुका है वही, हाँ वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। अपने जस्ट लेफ्ट वाले इंटीजर से कितना आगे, फ्रैक्शन में कितना आगे आ चुका है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं हम इसी के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिमिट की, ठीक है। इसी के लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात करोगे तो आप फिर से लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो। अब जो टेंजेंट के पास जाने वाला है वो जाने वाला है 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट -1। 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट -1। साइन के पास जाने वाला है वो जाने वाला है साइन के पास भी 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट जाने वाला है, 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट जाने वाला है। डिनोमिनेटर में भी यही चीज जाने वाली है। डिनोमिनेटर में जाएगी 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट -1, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। और आपको पता है 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 1 माइनस h, ठीक है। 0 माइनस h मतलब अरे थोड़ा सा जब लेफ्ट गए ना माइनस, मान लो कि थोड़ा सा 0 के इधर ही गए, थोड़ा सा इधर गए तो मतलब मान लो कि -0.00003 है, यहां तक चलेगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस 0.003 दे देता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h, आप बोलोगे सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h तो होता है 1 माइनस h। तो आप लिखोगे टेंजेंट ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल कर दो भाई। अच्छा tan खा जाएगा, इस बार tan लेके जाएगा, tan ने बाजी मार ली। h टेंड्स टू 0 पर टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ h अपॉन माइनस ऑफ h तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली प्रोफाइल इस बार गायब हो जा रही है। टेंजेंट ऑफ माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, ये वाली प्रोफाइल गायब हो जा रही है। और देखो भाई साइन ऑफ 1 आ जा रहा है आउटपुट में। जब h की वैल्यू 0 रख दोगे तो साइन ऑफ 1 आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो क्योंकि साइन ऑफ 1 रेडियन और टेंजेंट ऑफ 1 रेडियन की अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। कौन से पॉइंट पर भाई? x इज इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट पर, ठीक है। चमका भाई, समझ में आया कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? अब और आ जाते हैं भाई फ्रैक्शनल पार्ट, एक और मिक्स्ड क्वेश्चन, ठीक है, जिसको देख करके फिर से लोग हथियार डाल देंगे एग्जाम में, पर हथियार नहीं डालना है, बहुत आसान है। फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन याद रखो, और मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद रखोगे ना, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अब आप अपने से ट्राई करो, फिर हम मिलकर ट्राई करेंगे, ठीक है। यहां पर आपको केवल मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट बतानी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहां पर है नेचुरल लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा, और इस पूरी चीज का पार, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पूरी चीज का पार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वाली चीज में एक ब्रैकेट है, लॉग के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ बॉक्स ऑफ x, ठीक है। और इस पूरी चीज के बाहर में जो चीज है वो ये है, इन ब्रैकेट्स के बाहर में वो पार है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ठीक है। ट्राई करो भाई, ठीक है। चलो ठीक है, मिलकर ट्राई करते हैं भाई, सभी मिलकर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, आपको तो लिमिट ही अंदर, ln की तो कोई खुद की वैल्यू नहीं होती, तो लिमिट को अंदर लेके जाना पड़ेगा, लिमिट को पार में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं लिमिट को अंदर लेके जा रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, माइनस ln, अंदर में जाएगा, मैं डायरेक्टली खेल रहा हूं तो मैं लिख देता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0। आप समझ रहे हो कि मैं 0 माइनस की बात कर रहा हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h आ जाएगा 1 माइनस h, और 1 माइनस h, सॉरी हाँ, 1 माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है का मॉडुलस है वो निकालना है हमें। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h सॉरी 0 माइनस h आएगा सर, 0 माइनस h आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0
जीरो माइनस एच को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं -1 और -1 का मॉडुलस। चलो ठीक है, जीरो माइनस एच लिख लेते हैं, लास्ट में 1 आने वाला है वहां से, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो माइनस एच की बात करते हैं, जहां से -1 आ जाएगा और -1 का मॉडुलस 1 आने वाला है। और पार में क्या हो रहा है भाई, पार में आ जा रहा है 1 माइनस एच, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीरो व्हेन h is tending, h is coming from negative side, sorry, x is coming from negative side is 1 minus h। अच्छा भाई, तो इससे आउटपुट मिल जाएगा लिमिट h तो अभी है तो h टेंड्स टू 0, ये माइनस ln ये दे देगा 1 माइनस h प्लस 1 रेज टू द पावर 1 माइनस h। अब अंदर है ln2, जब आप h की वैल्यू रखोगे तो अंदर मिलेगा आपको नेगेटिव ऑफ ln2, पार में मिलेगा 1, मतलब ना ही इंफिनिटी रेज टू द पावर 0, ना ही 0 रेज टू द पावर 0, ना ही 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। तो सिंपल सा फॉर्म है भाई, यहां पर अगर आप h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिलेगा माइनस ln2, मतलब लॉग हाफ है, ठीक है, मतलब आपका आंसर आ रहा है ln हाफ का आंसर, ये आ जा रहा है ln हाफ, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, ऐसा देखने में लग रहा था टफ, पर क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, ln हाफ आ जा रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं भाई, इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, समझ में आया अथर्व कहाँ गड़बड़ हो रहा था? आयुष यस सर। कहाँ गड़बड़ हो रहा था? 1 माइनस एच लिखा ही नहीं सर, मतलब वो 0 माइनस एच की फॉर्म में लिखा सर आई फर्स्ट ट्राइड टू वो अंदर फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट को आई डायरेक्टली रोट इट x उधर कितने कई बार कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को जरूरी नहीं है कि बार बार उसको x माइनस बॉक्स ऑफ x लिखना है, ठीक है, वहां पर गड़बड़ हो सकती है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस बॉक्स ऑफ x लिखेगा, फिर से लिमिट सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर से वो वही चीज देने वाला है 1 माइनस एच वहां पर रखने के बाद भी, ठीक है। तो बेटर है कि फ्रैक्शनल पार्ट को उस लिमिट के लिए, जीरो के अबाउट लिमिट के लिए रीडिफाइन। अच्छा, अगर x टेंड्स टू 1 माइनस होता तो क्या लिखते फ्रैक्शनल पार्ट को? 2 माइनस एच लिखते, जिससे आगे चला गया है, या फिर हाँ 2 माइनस एच लिखना पड़ेगा, जिस इंटीजर से आगे की वैल्यू दे रहा है उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लेंगे भाई, ठीक है। सो फाइन, और क्वेश्चंस करते हैं, फिर से बॉक्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का कॉम्बिनेशन है एक साथ। यहां पर है मेरे पास जो फंक्शन है वो है लिमिट, ये आप ट्राई करो फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0, और अब है बॉक्स ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ 1 माइनस e रेज टू द पावर x, 1 माइनस e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x का बॉक्स, ठीक है, ओके। सो मॉडुलस ऑफ x आ गया, मतलब एक बार x लेस देन 0, एक बार x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले रिडिफाइन करो भाई, x लेस देन 0 पे क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 पे क्या हो रहा है, फिर आगे बढ़ना। सानिका कहाँ है? हाँ सानिका है। सानिका कैसे रिडिफाइन किया फंक्शंस को? दो टाइप से रिडिफाइन किया आपने। पहले अंदर वाले की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद में एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए आप डायरेक्टली लिमिट को अंदर लेके नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप डर रहे हो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन खुद में एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए लिमिट, वो सुबह वाला जो हमने 39th वाले क्वेश्चन में देखा था कि लिमिट अंदर नहीं जाती है अगर बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो वैसी चीज हो रही है, तो आप पहले रिडिफाइन करोगे अंदर वाले प्रोफाइल को, ठीक है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा दिखता है? 1 माइनस ई रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय x लेस देन 0 है साइन x अपॉन माइनस ऑफ x, ओके। और जब x ग्रेटर देन 0 है या इक्वल्स टू, नहीं हम तो लिमिट निकाल रहे हैं, तो इक्वल्स टू 0 मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, लिमिट की बात हो रही है केवल। तो x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन दिखेगा 1 माइनस ई रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x। अब आप खुद सोचो कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, यहां पर चीजें कैसे बनने वाली हैं, ये दिखने वाला कैसा है। अगर x लेस देन 0 है तो क्या बनेगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा?
सर वो sin x अपॉन x तो 1 की तरफ ही जा रहा है ना 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के सर, और वो 1 प्लस समथिंग बन हमको जाएगा। और एक x क्रिएट करना। नहीं, अब आपको इसमें से आउटपुट निकल जाएगा आपको, सर क्योंकि if x is greater than 0 then this thing right वाला thing will be in the powers of e, मतलब पॉजिटिव पार्ट्स में आएगा ना e के, और लेफ्ट में नेगेटिव पार्ट्स है। हाँ therefore एक इंटीजर का पॉसिबिलिटी है ना when it tends to 0 in the left hand side। हाँ, वो इंटीजर कौन सा है? दोनों में ही कोई इंटीजर मिल रहा है, कोई डिफाइंड कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो आपको वही इंटीजर मुझे बताना है कि आपको कौन सा इंटीजर मिलता हुआ दिख रहा है। सर लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे 1 माइनस 1 दिख रहा है, 0। अच्छा, कोई और भाई विशेष टिप्पणी करना चाहेगा क्या? सर राइट हैंड साइड में दिख रहा है सर, अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 दिख रहा है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में 1 कैसे दिख रहा है? अगर वो 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये वाली चीज आपको ऐसे दिखने लग जाएगी 1 माइनस, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x है, वहां मॉडुलस तो है नहीं, पर x बहुत छोटा एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, x एक बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है, तो ये बनने लग जाएगा 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि एक बहुत छोटा नेगेटिव नंबर है, तो 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर वही बहुत छोटा सा नेगेटिव नंबर, वही बहुत छोटा सा नेगेटिव नंबर अब पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, मान लेते हैं वो नंबर 0.00001 था, इतना छोटा मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, x जब नेगेटिव साइड से आ रहा है तो, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ x। अच्छा भाई, अब x जब राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है तो आप कुछ ऐसा लेना चाहोगे, उसी चीज को, वही चीज इक्विवेलेंट है 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 0.0000, मतलब बहुत छोटा नंबर है, लगभग 0 के बराबर है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब सोचो कि आउटपुट कैसा आता हुआ लग रहा है आपको, दोनों ही तरफ से आउटपुट कैसा आता हुआ लग रहा है? 0 एंड लेफ्ट में 1 दिखेंगे। ओके, ठीक है। सो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 1 डिवाइडेड बाय जो e रेज़ टू द पावर 0.0000 समथिंग है, ये क्या कोई वैल्यू देने वाला है 1 से छोटी या 1 से जस्ट बड़ी? तो 1 से जस्ट छोटी ना, 1 से जस्ट छोटी देने वाला है। कितने लोगों को लगता है 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है? तो 1 से बढ़ा दे। e रेज़ टू द बढ़ा पावर दी। 0 पे एग्जैक्ट 1 देगा ना, इसलिए e रेज़ टू द उससे पावर ज्यादा ही 0.00 जस्ट बढ़ा देगा सर 1। जस्ट बढ़ा देगा, ठीक है, कैसे पकड़ा? तो आप e रेज़ चाहे टू द 1 पावर से, 0 हाँ, आप चाहे 1 से कितनी भी बड़ा, 1 का पार 1 से बड़ा किसी भी नंबर का कितना भी रूट ले लो, कितना भी 1 अपॉन पार दे दो, वो हमेशा क्या देने वाला है? वो हमेशा एक वैल्यू 1 से तो बड़ी दे। अरे भाई, आप e का स्क्वायर रूट लेते, फिर क्यूबिक रूट लेते, फिर 4th रूट लेते, फिर 5th रूट लेते, फिर 100th रूट लेते, फिर 1000th रूट लोगे, कभी भी 1 से छोटा होगा क्या? कभी 1 से छोटा नहीं होगा यार सर, कभी 1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट आने वाला है, मैं अभी पहले राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट को ध्यान से देखना। तो आप, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, आप ये बोल रहे हो कि ये जो पूरा प्रोफाइल है ये क्या देने वाला है? नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, एक बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है। ये ऐसा बनने वाला है ना भाई, 1 माइनस एक ऐसी वैल्यू जो 1 से जस्ट बड़ी है, ऐसी वैल्यू जो 1 से जस्ट बड़ी है, कितना भी बड़ा रूट ले लो e का, या 1 से बड़े किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा रूट ले लोगे, वो 1 से तो बड़ी वैल्यू देगा। तो एक ऐसी वैल्यू जो 1 से जस्ट बड़ी है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x अपॉन x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या देने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कुछ ऐसी ही चीज हो रही है? सर लेकिन वो 1 से ये छोटा वैल्यू निकलेगा ना। हाँ, तो यहां it will पर be ये greater चीज, than 0 when we get the number। हाँ, तो ये वाली चीज अगर डिनोमिनेटर में 1 से थोड़ी सी छोटी, ये कुछ ऐसा दिख रहा है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय क्या आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 1। हाँ, साइन एक्स अपॉन, इसके पास एक नेगेटिव है, ठीक है। तो इवन दो यहां पर एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू मिलती हुई लग रही है, यहां पर एक छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू मिलते हुए लग रही है, ऐसा कुछ मिलने वाला है 0.0000 पहले वाले से
1, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आ रही वाली, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू यहां से आ रही है और यहां से आ जा रहा है -1, लिमिट एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यहां से तो 1 आ रहा है, यहां से क्या आ जा रहा है, नेगेटिव में एक बहुत छोटी वैल्यू, नेगेटिव में एक बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों वैल्यूज जस्ट किधर क्रॉस कर गई, किधर मुड़ गई, माइनस दोनों जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट -1 चले के गई, हाँ जीरो जीरो से थोड़ा लेफ्ट माइनस चले को गई, टेंड कर रहे हैं ना। हाँ जीरो माइनस को टेंड कर रही है, तो इनका बॉक्स क्या होगा, दोनों का बॉक्स आएगा -1 -1, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या सर, हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लगता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है पर कर गई यहां पर लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू कितना था, 0 पे था ना, एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, फाइन, ठीक है, क्लियर हुआ भाई। तो ऐसा मैंने क्यों Yes. किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, वो हमेशा कोई ना कोई आउटपुट देता है इंटीग्रल, तो हम अंदर वाली चीज को पूरा सॉल्व करते हैं। देखो इसके पहले भी हमने कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व किया होगा, आज ही तो कर रहे थे कहीं, ये देखो यहां से भी मैंने लिमिट लगाया किसी तरह से, लिमिट में इफेक्टिवली इंफिनिटी नहीं रखा, बस बोला कि बहुत बड़ी वैल्यू रख रहा हूं और उससे जो इफेक्टिव इंटीजर मिल रहा है वो बाहर निकाल लिया। यहां पर भी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसा ही किया कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, पहले लिमिट लगा दो, अंदर में लिमिट भी मत लगाओ, बस ये देखो कि 0 के आसपास में कोई वैल्यू दे रहा है तो वो लिमिट के बाहर ना ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई हमेशा कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू देता है, वो ऐसा नहीं 0.00 समथिंग देगा या 3 पॉइंट समथिंग देगा, वो एक इंटीग्रल वैल्यू ही देने वाला है। और लकीली दोनों तरफ की इंटीग्रल वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। तो आसान लग रहा होगा भाई, काफी आसान लगने लग गया है अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एक और क्वेश्चन सो सैंडविच थ्योरम से इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? सैंडविच थ्योरम से आप कौन, देखो आप अगर इसके पास जाओगे साइन ऑफ एक्स के पास, तो आप बोलोगे कि साइन ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है +1। उसके बाद आप इसको मॉडुलस ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हो वो भी चलेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हो वो भी चलेगा। उसके बाद जो ये 1 - e⁻x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 1 - e⁻x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऋषिकेश, इसमें क्या हो रहा है कि फिर आपको रिडिफाइन करना पड़ेगा कि अब x की वैल्यू छोटी है। देखो जब आप सैंडविच थ्योरम लगाते हो ना तो आप इन्फिनिटी पे भागते रहते हो। आप देखो सैंडविच थ्योरम आज हमने लगाया जहां पर भी, वहां पर हम इन्फिनिटी को जा रहे थे, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को जा रहे थे कहीं ना कहीं, या तो पक्का मतलब पक्का पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर दे रहे थे, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है ऋषिकेश, ये जो 1 - e⁻x वाला फॉर्म है ना, ये कभी तो नेगेटिव बन जाता है कभी पॉजिटिव बन जाता है, नहीं चमक रहा है। ये जो 1 - e⁻x अभी तो तुमने देख लिया ना, ये हाँ नीचे सर, में तो हमने मतलब clear पॉजिटिव होना जरूरी है वैल्यू उधर। हाँ पॉजिटिव होना जरूरी है, या फिर उसको रीडिफाइन कर लो कि वो इतने डोमेन में हमेशा पॉजिटिव है, इतने डोमेन में हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। और जब आप रीडिफाइन कर ही रहे हो तो फिर आप एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो, देखो सैंडविच का मतलब समझ ऋषिकेश, यहां पर बॉक्स फंक्शन है ना, जहां पर बॉक्स फंक्शन है वो कभी ऐसा नहीं कि -3 और -4 के बीच की कोई वैल्यू देगा तो सैंडविच हो जाएगा। अगर बॉक्स फंक्शन है ना, तो बॉक्स फंक्शन के साथ कोई दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए जिससे कि वो टेंटेटिव वैल्यू देने लग जाए, ऐसा लगने लग जाए कि उसकी वैल्यू अप्रोच कर रही है किसी पॉइंट को, ठीक है। अभी अगर बॉक्स फंक्शन अकेला है तो जब आप यूज करोगे सैंडविच थ्योरम भी, तब भी वो आउटपुट में आप वही चीज कर रहे हो। आप जब सैंडविच कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपने साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिया, फिर ये वाला पार्ट लिया, फिर आपने वही खुद ही तो करने वाला वापस साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स में फिर से उसको 1 क्रिएट करेगा। इतनी छोटी वैल्यू हो गई है कि वो 1 के पास अप्रोच कर रही है, x टेंड्स टू 0 पे पहला वाला नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। अब खतरा क्या है यहाँ पर सैंडविच थ्योरम यूज क्यों नहीं होगा, बिल्कुल क्यों यूज नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि ये ना एक इंटीग्रल वैल्यू देने वाला है, तो या तो ये -3 पक्का होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये इस तरफ से भी -3 को अप्रोच कर रहा है, इस तरफ से भी -3 को अप्रोच कर रहा है, क्यों ऐसा नहीं बोलेंगे। मैंने जब सुबह पढ़ाया था तो एक बहुत क्रिटिकल सी पॉइंट बोली थी और बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि ये देखो ये आपका बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो मैंने बोला था कि वो जो फंक्शंस हैं वो थ्रू आउट द डोमेन कंटिन्यूअस हैं, थ्रू आउट द डोमेन डिफाइंड है, थ्रू आउट द डोमेन तीनों फंक्शन डिफाइंड है। यहां पर क्या हो रहा है, टूट जा रहा है ग्राफ। अब तू बोलेगा सर आपने आज एक क्वेश्चन पढ़ाया वहां पर तो ग्राफ नहीं टूट रहा था,
क्योंकि वहां पर जो बाहर वाला फंक्शन था ना, वो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो उसको एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बना रहा है। वो जो बाहर वाला एक्स अपॉन ए है वो उसी चीज का काम कर रहा है, वो उसको स्टेप वाइज फंक्शन बनने की बनना, वो बी अपॉन एक्स तो स्टेप वाइज फंक्शन है, पर जब उसको एक्स अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो बी अपॉन एक्स से मान लो कोई इंटीग्रल वैल्यू आने वाली है 3, जब इसको मैं बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फिर 0 को टेंड करने लग जा रहा है दोनों तरफ से, इसलिए वो स्टेप वाइज फंक्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम कभी भी सैंडविच थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। चमका, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, जब भी आपको कभी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिले तो आप सैंडविच थ्योरम का यूज मत करो, वो डिफाइंड होता है भाई, अगर पूरे Yes, के पूरे डोमेन में डिफाइंड है, कहीं टूट नहीं रहा उसका ग्राफ, तब यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, yes sir. तो मजेदार चीज, एक और क्वेश्चन शगुन का आप कर लो, एक और क्वेश्चन शगुन का आप कर लो भाई। ये क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। हाँ भाई, यहां पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोसिकेंट पाई एक्स बाय 2, कोसिकेंट पाई एक्स बाय 2 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है भाई, कर लो तो ट्राई, रिज्यूम रिकॉर्डिंग। फाइन, अब इसको ऐसा लिखेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, और इनफैक्ट इसको तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं फिर से, जब हमने देखा कि अंदर में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैंने सोचा कि ये पता कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है सानिका। ठीक है, तो देख तो सानिका, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और कोसिकेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा इन्फिनिटी जाता है पाई 0 पर और पाई पर। ठीक है, तो एग्जैक्टली दोनों कहां पर आके मिलते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 पे, y इज इक्वल्स टू 1 पे आके मिलते हैं। तो जब आप x के जब आप x को टेंड कर रहे हो, x की वैल्यू टेंड कर रहे हो 1 पे और 1 माइनस से टेंड कर रहे हो, तो कोसिकेंट ऑफ x क्या होगा, कोसिकेंट ऑफ x पाई बाय 2 से थोड़ा सा पहले चला जाएगा। ठीक है, और जब आप x की वैल्यू टेंड करवा रहे हो 1 पॉजिटिव पे, तब इस 1 पॉजिटिव के लिए कोसिकेंट ऑफ x पाई बाय 2 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ठीक है, पर दोनों ही केसेस में 1 से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा आउटपुट देने वाला है, और दोनों ही केसेस में जब ये 1 से जस्ट बड़ा आउटपुट देने वाला है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एग्जैक्टली 1 होगा, और अगर दोनों ही केसेस में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्टली 1 है, तो दिस लिमिट इज ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 1 रेज टू द पावर जो भी है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 रेज टू द पावर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, डायरेक्टली 1 लिख लो, डायरेक्टली 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ था। सो फाइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे आप उसको रिडिफाइन कर लो, जब भी आपको कोई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखे तो 1 माइनस एच वाला 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस दैट वैल्यू, 1 माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं। मोस्टली 1 माइनस एच वाला पार्ट तब काम आता है जब आपका 0 को टेंड कर रहा हो, 1 माइनस एच वाला पार्ट तुरंत काम आ जाता है जब वो 0 को टेंड कर रहा हो। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू को टेंड कर रहा हो तब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको 3 माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ये करना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइन, ठीक है, ओके, हमने कहां तक पढ़ लिया भाई, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, ये वाला क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में आता है, तो इसको अगर मैं नहीं डिस्कस कराऊंगा तो मेरी गलती है। ठीक है, एग्जाम्स में आ चुका है और काफी बिटसेट में भी कई बार पूछा गया है, कई बार तो नहीं, एक बार मुझे पता है, कई बार का मुझे नहीं पता, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस फॉर्म का, उसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, सो यहां पर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू, आई गेस दिस इज 1, हाँ, x टेंड्स टू 1, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस
माइनस n plus 1 times of x raised to the power n plus 1 divided by divided by divided by e raised to the power x minus e times of sin of पाई टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मुझे सिखानी है, इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है, डेलिबरेटली ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें बहुत छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो सिखानी है। ठीक है, देखो वो चीज क्या है। ओके, सो फाइन। तो पहली चीज, पहले तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, और एक चीज जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि अगर आप e रेज टू द पावर x माइनस ई को देखें, तो वहां पर अगर e रेज टू द पावर x माइनस ई से e कॉमन ले लिया जाए तो वो बन जाएगा e रेज टू द पावर x माइनस वन, और आप उसको x माइनस वन से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो बात बन जाएगी भाई। ठीक है, पर बाकी किसी के पास ऐसा x माइनस वन नहीं है। इस साइन को अगर आप x माइनस वन देंगे तो साइन का काम नहीं बनेगा। साइन को x माइनस वन देंगे तो साइन का काम बन रहा है क्या? नहीं सर, पाई नहीं एक्स सर, देना पड़ेगा नहीं सर। बन रहा है। x चाहिए उसको। हाँ, उसको पाई माइनस एक्स दे देंगे, पाई माइनस एक्स दे देंगे, पाई माइनस दैट वैल्यू दे देंगे, तब साइन का काम बन जाएगा, तब साइन का काम बन जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, साइन पाई एक्स तो x टेंड्स टू 1 पे जीरो हो नहीं रहा है। अच्छा, वो जीरो हो भी रहा है तो अगर आप उसको डिनोमिनेटर में भी पाई एक्स दे देंगे, हाँ मैंने जो बोला भी गलत था, डिनोमिनेटर में भी अगर आपने पाई एक्स दे दिया तो ये पाई एक्स तो जीरो को नहीं टेंड कर रहा ना, आपको डिनोमिनेटर में तो कहीं ना कहीं x माइनस वन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, अच्छा भैया, अगर ये दोनों वैल्यूज हम दे देते हैं तो न्यूमरेटर का क्या होगा? न्यूमरेटर का क्या होगा? फिर न्यूमरेटर कैसे चलेगा? न्यूमरेटर को कैसे एक्सपैंड करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका तो वो वाला है, e रेज टू द पावर x माइनस वन माइनस ई डिवाइडेड बाय x माइनस वन क्रिएट करना है तो आपको ऊपर भी x माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जब साइन पाई x को साइन पाई माइनस पाई एक्स लिखोगे, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई एक्स को साइन पाई माइनस पाई एक्स लिखोगे और उसमें से पाई कॉमन ले लोगे तो वन माइनस एक्स बनेगा। तो आपको नीचे भी वन माइनस एक्स और ऊपर भी वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको दो टर्म्स मिल जा रहे हैं, ऐसी चीज मिल जा रही है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल जा रहा है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर मिल जा रहा है। ठीक है, फिर आप न्यूमरेटर का क्या करने वाले हो? न्यूमरेटर में कुछ समझ सर में उधर नहीं आ रहा एक्स है। रेज टू एन इंटू एन वो एक टर्म आ रहा है, उसके साथ कुछ कॉमन आएगा। हाँ ठीक है, न्यूमरेटर को चलो ट्राई कर रहे हैं तो कॉमन रख के देख सकते हैं। सेकंड, ये फिर से कॉपी होने लग सर वो गया। एक्स रेज टू एन प्लस वन है ना, उसको प्लस वन से स्प्लिट कर देंगे और एन एक्स कैंसिल हो भी। हाँ, एक सेकंड में फिर से वन नोट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ऋषिकेश सही बोल रहा है। एक बार न्यूमरेटर का जो फैक्टराइजेशन है उसको ट्राई करते हैं। न्यूमरेटर में क्या कहीं x माइनस वन हमें दिख रहा है? ओके फाइन। सो न्यूमरेटर को ट्राई करने के लिए न्यूमरेटर में मैंने कुछ ऐसा लिखा, n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस वन माइनस n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n। ठीक है, माइनस x रेज टू द पावर n प्लस वन, माइनस x रेज टू द पावर n प्लस वन। ठीक है ऋषिकेश, ऐसा लिखा। Yes. अच्छा भाई, अब कॉमन कॉमन क्या आ जाएगा? तो आपको कॉमन चाहिए n इंटू x1। एक्स रेज टू एन कॉमन। कहां से? सर वो n ये इंटू दो एक्स रेज टू एन। हाँ ठीक है, ये वाले से, ये वाले दोनों से इफ आई टेक n टाइम्स ऑफ x रेज टू द पावर n कॉमन तो आई विल गेट एक x माइनस वन और माइनस ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस वन, ऐसा कुछ मिल रहा है। ठीक है, माइनस ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस वन। अब x रेज टू द पावर n माइनस वन को आप कैसा लिख सकते हो? a रेज टू द पावर x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n को हम कैसा लिखते थे? x माइनस इंटू मेरा गया क्या नेटवर्क? हेलो,
हेलो, यस सर। तुम लोग देख नहीं रहे हो?